वेलकम टू अचीव इट विद जो इस वीडियो से हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है इस प्रोबेबिलिटी का। तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान से बिल्कुल ये वीडियो देखना। इसमें हम ये सारे के सारे फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएंगे कि ये चीज़ें क्या है, कैसे आपने इसको अप्लाई करना है और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, जिनको थोड़ा भी आइडिया नहीं है थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी है कि किसी चीज़ के होने के कितने परसेंट चांसेस है। फॉर एग्जांपल, आप मान लो एग्ज़ाम देने बैठे हो, ठीक है। एग्ज़ाम देने बैठे हो और एक ऐसा एग्ज़ाम आपके सामने रख दिया है जिसका आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है, कुछ भी पता नहीं है। तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन डाला हुआ है। अब टीचर ने सोचा कि चलो थोड़ा बच्चों को कुछ पता नहीं है तो थोड़ा सा आसान सा पेपर डाल देता हूँ। तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन डाला। तो क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में दो करेक्ट ऑप्शंस रखे, एक और दो, ए एंड बी, ठीक है। अब इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान से सुनना, इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन है। अब आपको तो कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, आपके लिए तो दोनों ही ऑप्शन एक बराबर है। तो अब कितने चांसेस है कि आप करेक्ट ऑप्शन को, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप करेक्ट ऑप्शन को चूज करो। प्रोबेबिलिटी मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है। अब आपको तो साफ साफ दिख रहा है कि 50% चांस है भाई, कि 50% चांस है दोनों के करेक्ट होने के। ये भी करेक्ट हो सकता है, ये भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको प्रोबेबिलिटी में कैसे लिखोगे कि अब करेक्ट कितने हैं? करेक्ट तो एक ही है, टोटल कितने हैं? दो में से, ठीक है, कितने में से? दो में से एक ही करेक्ट है। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 करेक्ट होने की, ठीक है। यानी कि परसेंटेज में अगर आप बात करोगे, यहाँ देखो 1/2 का मतलब 0.5 हुआ, 0.50 भी लिख सकते हो। तो परसेंटेज में बात करो तो ये हो गया 50%, ठीक है। ये देखो, ये पॉइंट हटा के देख लेना, आपको परसेंटेज ऐसी दिख जाती है। तो 50% चांसेस है कि आप करेक्ट वाला ऑप्शन चूज करोगे। कितने हाई हाई परसेंट चांसेस है ये। अब टीचर ने सोचा कि नहीं, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, फिर तो सारे ही टॉप करेंगे अगर इतना ज़्यादा मार्जिन रखा। तो अब उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा टफ पेपर डाला जाए, एमसीक्यू, थोड़ा सा हल्का सा। अब उन्होंने ऐसे एमसीक्यू ऐसा क्वेश्चन डिज़ाइन किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिज़ाइन किया जिसमें आप 4 ऑप्शन रखे, ए, बी, सी और डी। अब इसमें से भी एक ही करेक्ट है, सिर्फ एक आंसर करेक्ट है। तो अब कितने परसेंट चांस है? आपको इस क्वेश्चन का भी कुछ अता पता नहीं है कि इसमें से कौन सा, क्या पूछा क्या है, क्या ऑप्शंस है। आपके लिए सारे ऑप्शंस इसमें भी एक बराबर है। तो अब देखो, अब क्या कि कितने परसेंट चांसेस है, कितने चांसेस है कि आप सही वाले को सही वाले ऑप्शन को चूज करोगे। अब ऐसा मत बोल देना बहुत कम, आपने क्वांटिफाई करके बताना है कि कितने परसेंट चांसेस है। देखो, प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चूज करो, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे मैं ई बोल देती हूँ, यहाँ सी हो गया ना, ई बोल देती हूँ। अब यहाँ देखो, ऑप्शन करेक्ट कितने, करेक्ट ऑप्शंस कितने हैं इसमें? एक ही कोई करेक्ट है। टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 4। तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? इसको 1/4 करोगे तो ये 0.25 आ जाएगा, यानी कि 0.25 है प्रोबेबिलिटी, या फिर 1/4 है, यानी कि 25% चांसेस है कि आप सही ऑप्शन को चूज करोगे। तो देखो, अब टीचर ने इस तरह से पेपर डिज़ाइन किया कि अब 25% चांसेस है कि आप करेक्ट ऑप्शन को चूज करो, ठीक है। तो अब इसमें अच्छे बच्चों के थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और जो थोड़े एवरेज है उनके, वो भी पास हो जाएंगे ऐसे ऐसे टाइप के पेपर में। तो ये देखो, ऐसे होती है, ये है जनरल वे में प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांसेस। ओके, तो ये चीज़ क्या थी यहाँ पर? ये दोनों चीज़ें थी, ये थे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कि कितने हैं, कितने करेक्ट ऑप्शंस है, फेवरेबल कितने हैं, जो हमें चाहिए उसके फेवर में कितनी चीज़ें हैं। एक ही है, एक ही करेक्ट ऑप्शन है, हमें करेक्ट ऑप्शन चाहिए ना, तो एक ही करेक्ट ऑप्शन है। ओवर टोटल नंबर ऑफ, मतलब टोटल सैम्पल स्पेस कितना है, ठीक है, कितने में से चूज करना है। यहाँ पर भी सेम था। तो ये है जनरल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? जनरल प्रोबेबिलिटी समझ आ गई, तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आसान है, ठीक है। अब इसमें क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको एक कंडीशन दे दी जाती है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा करते हैं, इसको एक कहानी से समझते हैं, एक बहुत ही मज़ेदार सी कहानी। तो जो मैं बोलूँगी वो आपने इमेजिन करना है, ठीक है। मैं बोलूँगी कि इमेजिन करो आप खाना खा रहे हो, तो आपने इमेजिन करना है। तो अपनी इमेजिनेशन फटाफट से एक्टिव कर लो, बिल्कुल अच्छे से एक्टिव। ओके, तो इमेजिन करो कि एक 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, 100 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, जिसमें से कुछ बॉयज़ है, कुछ गर्ल्स है। गर्ल्स का नंबर रख लो 30 गर्ल्स है, बॉयज़ रख लो 70 है, ठीक है। इतने गर्ल्स है और इतने बॉयज़ है। अब इस क्लास के लिए क्या हो रहा है, इस क्लास को कौन बनेगा करोड़पति जैसा इवेंट मिल रहा है एक, ठीक है, कि आपको ऐसे टाइप का क्विज कॉन्टेस्ट होने वाला है जिसमें आपकी क्लास से 2 बच्चे जाएंगे रैंडमली, ठीक है, 2 बच्चे जाएंगे रैंडमली, और अगर आप दोनों जीत गए तो आपको 50,000 का कैश प्राइज मिलेगा। और पार्टिसिपेशन के लिए भी, सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए ही आपको 20,000 भी मिल रहे होंगे। तो देखो कितने लकी होंगे वो दोनों लोग जो चूज़ होंगे। तो अब पॉइंट ये है, ट्विस्ट ये है कि चूज़ करना है रैंडमली, ऐसे नहीं कि कोई इंटेलिजेंट बच्चा उठा लिया। चूज़ करना है रैंडमली चूज़ करना है, कि आंखों पे पट्टी बंधी है और ऐसे सिलेक्ट कर लिया कि हाँ आप जाओगे। ओके, तो अब ये देखो, अब इसमें थोड़ी सी ये कंडीशन रख ली कि एक बॉय होगा और एक गर्ल होगी, ठीक है। तो अब हमने बॉय को तो सिलेक्ट कर लिया, एक लड़के को हमने सिलेक्ट कर लिया, टीचर की आंखों पे पट्टी बंधवा के हमने सिलेक्ट करवा दिया कि हाँ ठीक है ये आप जाओगे। अब नेक्स्ट जो गर्ल है, अब ये गर्ल के लिए यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। स्टोरी में ट्विस्ट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आएगा। अब इस लड़के को ऑप्शन दिया जाता है कि आप किसी भी गर्ल को चूज़ करो, आंखों पे आपके पट्टी बंधी होगी, पर वो गर्ल अब आपने इंटेलिजेंट चूज़ करनी है, ठीक है, ताकि आप लोग क्विज में सरवाइव भी कर पाओ, जीत भी पाओ आप, ठीक है। तो अब कितने % चांसेस है कि जो ये लड़का जो लड़की को चूज़ करेगा, जिसको भी स्टूडेंट को चूज़ करेगा, वो एक लड़की हो और इंटेलिजेंट भी हो, देख रहे हो। तो कंडीशन आपको दे दी है कि वो लड़की होनी चाहिए। अभी पहला स्टूडेंट जो आपने चूज़ किया था वो तो चलो ठीक है, कोई भी लड़का हो लड़की हो हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसके पास हम ऑप्शन दे देंगे कि आप अगले स्टूडेंट को चूज़ करो। पर अब इस एक बॉय चाहिए और एक गर्ल चाहिए ना, तो अभी एक लड़की को ही चूज़ करे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर नहीं चूज़ कर पाया तो अब इसको अकेले ही जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे, क्या है कि आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि आपको एक गर्ल चूज़ करनी है, ठीक है, एक गर्ल जो कि इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ इंटेलिजेंट गर्ल्स कितनी है, 20 है यहाँ पर। बॉयज़ भी बहुत सारे इंटेलिजेंट है, ठीक है, बट यहाँ पे गर्ल्स की बात हो रही है कि गर्ल्स में 20 इंटेलिजेंट है, 20 इंटेलिजेंट गर्ल्स है। तो अब ये देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक कंडीशन सेट कर दी गई है आपके सामने कि वो गर्ल होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट को चूज़ कर रहे हो और वो गर्ल हो, देख रहे हो। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप आराम से बता सकते हो कैसे, कि कोई इंटेलिजेंट बच्चे कितने हैं, पहले तो आप देखोगे कि हाँ इंटेलिजेंट बच्चे कितने हैं। इंटेलिजेंट बच्ची ये 20 है, पर बॉयज़ में भी कुछ इंटेलिजेंट होंगे 20। तो अब ये तो इंटेलिजेंट सारे के सारे इंटेलिजेंट बॉयज़, ये तो 40 इंटेलिजेंट लोग हो गए क्लास में। पर आपको गर्ल चाहिए, तो आपने बोला कि मेरे को सिर्फ इंटेलिजेंट गर्ल्स की इंफॉर्मेशन में ही दिलचस्पी है, ठीक है। तो अब आपने बता दिया कि 20 इंटेलिजेंट गर्ल्स है और गर्ल में से ही चूज़ करोगे आप, ठीक है। तो ये गर्ल्स कितनी है टोटल, 30 है। तो इतने चांसेस है, 2/3 चांसेस है आपके कि आप एक गर्ल को चूज़ करोगे जो कि इंटेलिजेंट हो। तो इस स्टोरी से आप क्या सीखे, क्या आपने इसमें समझा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक चीज़ की डिनोट कैसे करते हैं, ये कि इंटेलिजेंट को चूज़ करना है प्रोवाइडेड कि गर्ल हो वो, ठीक है।
और यहाँ पर ये जो है ये पर्टिकुलर, अब हर इसके लिए आप इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव अपने आप ही हो गया। देख रहे हो कि 20 हमने इंटेलिजेंट गर्ल्स में से ही चूज़ की। हमने देखा कि टोटल इंटेलिजेंट गर्ल्स 20 थी और टोटल गर्ल्स 30 थी, तो इन्हीं में से कोई गर्ल चूज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये एक फॉर्मूला बना दिया अपने लिए जो हमारे लिए काम कर रहा था। ये फॉर्मूला हर एक के लिए काम करता है। ये देखो, कभी भूल भी जाओ तो इस स्टोरी को याद करके आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि इवेंट ई, इसको ना ये चूज़ करने के जो इवेंट, इसको इवेंट बोल दिया। ठीक है, ये जो चूज़ करने का काम हो रहा था इसको इवेंट बोल दिया। तो ये इवेंट ई के क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर इवेंट एफ पहले से ही हो चुका हो या फिर इवेंट एफ की कंडीशन आपके पास पहले से ही हो, कोई कंडीशन दी हुई हो कि हमें सिर्फ यही चाहिए। ठीक है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रोबेबिलिटी, पहले आप ये तो बता दो कि ई एंड एफ में कॉमन क्या चीज़ है, इंटरसेक्शन, कि इंटेलिजेंट गर्ल्स, पहले बता तो दो कि ये जो आपको दो कंडीशन चाहिए इनमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इसकी, जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी था, तो ये जो कंडीशन दी हुई है कि प्रोवाइडेड ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अब ये फॉर्मूला आप समझ गए हो, थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन आपको आने लग गई है, जो कि आप बहुत ज़्यादा काम आएगी जब हम क्वेश्चन, स्टेटमेंटल टाइप के क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें हो रही है। ओके, तो अब आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने करना है अभी के अभी, करना है फटाफट से करना है। मैं आपको बता रही हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, आपको ये चीज़ समझ आती है, ये इंटरसेक्शन, ये क्या चीज़ होती है? ये इंटरसेक्शन और यूनियन, ये चीज़ें आपको अगर ध्यान नहीं है, ये मैं आपको बता देती हूँ, पर पहले अच्छा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2। मैं आपको ये डाटा बता रही हूँ। एंड एफ होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो अब आप मुझे बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोवाइडेड दैट एफ हैज़ हैपेंड क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, आप फॉर्मूला ये यूज़ कर सकते हो, फटाफट से कैलकुलेट करो, यहाँ पे मैं भी कैलकुलेट कर रही हूँ। तो ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इतने आसान से ही क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, ये देखो, ये इंटरसेक्शन और यूनियन मैं डिस्कस करती हूँ। ये देखो, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये सब ऐसे ही क्वेश्चंस है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी ई गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है। आपको सिर्फ ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ओके, बट पहले ये इंटरसेक्शन और यूनियन वाली चीज़ थोड़ी समझ लेते हैं कि ये इंटरसेक्शन और यूनियन का क्या मतलब है। इसको आप इंटरसेक्शन बोलते हो, इसको आप यूनियन बोलते हो। इसका मतलब है ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है। ठीक है, और ये हो गया टोटल चीज़ें। देखो फॉर एग्जाम्पल, क्या बात की जाए, एग्जाम्पल, ओके, तो एग्जाम्पल ये देख लेते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 4 6 8 नंबर्स लिख दिए और यहाँ पे 1 2 6 3 5 नंबर्स लिख दिए। अब इनमें से जो दोनों में है, ठीक है, ई में भी है, इसको ई बोल दिया और इसको बोल दिया एफ। ई में भी है और एफ में भी है, वो कौन कौन से नंबर्स है? ई इंटरसेक्शन एफ, जो चीज़ें दोनों में है, म्यूचुअल है जो दोनों में। ठीक है, ई में भी है और एफ में भी है, वो क्या क्या है? 2 है दोनों में, और क्या है, 6 है दोनों में। तो ये है म्यूचुअल, कि ई में भी है और एफ में भी है। ई एंड एफ में जो चीज़ कॉमन है,
अगर आप डायग्राम से बताओ तो ये ई है, ये एफ है, और ये वो पार्ट है जो ई में भी है और एफ में भी है। ये जैसे फेसबुक पे भी होते हैं ना म्यूचुअल फ्रेंड्स, जो आपके भी फ्रेंड है और आपकी किसी फ्रेंड के भी फ्रेंड है, ये म्यूचुअल फ्रेंड्स है। ठीक है, ये फेसबुक में आप हो, ये आपके कोई फ्रेंड है, और ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स है। ठीक है, ऐसे। ओके, तो अब ये और तीसरी और भी बहुत सारी चीज़ों में आप बना सकते हो, इनको वेन डायग्राम्स बोलते हैं। तो ये है इंटरसेक्शन का मतलब। अब यूनियन का मतलब क्या हुआ? यूनियन मतलब सारे इंक्लूडेड है, ई में भी जो है, एफ में भी है, वो सारे के सारे आ जाओ भाई, एक साथ आ जाओ। तो इसमें क्या क्या है? वन, वन टू, वन टू, दो दो बार नहीं लिखेंगे हम ऑब्वियसली। वन टू थ्री, यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। ये क्या लिख रहे हैं? पहले 2 4 6 8 सारे आ जाओ। अब यहाँ पे 1 2 तो पहले ही हमने लिख लिया है, 6 भी हमने पहले ही लिख लिया है, 3 एंड 5 ये हो गया ई यूनियन। मतलब अब हम ई और एफ के म्यूचुअल या फिर वो पार्ट्स नहीं देख रहे जो कि कॉमन है, हम सारी की सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि आप सारी चीज़ें ले आओ, जो भी ई में है, जो भी एफ में है, सब के सब ले आओ। हमने अब ऐसा नहीं बोला जो ई और एफ में कॉमन है वो चीज़ ले आओ। ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके, तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे एस जो कि सैम्पल स्पेस है, आफ्टर एफ कोई इवेंट है जो कि हो चुका है, और एफ भी ऐसा इवेंट है जो इस सैम्पल स्पेस में से हुआ है। ठीक है, मैं अभी इसको समझाऊंगी, रुको, ये पहले मैं लिख देती हूँ। वो कितना है? 1 है उसकी प्रोबेबिलिटी। अब देखो, सी, ये प्रूफ तो यहाँ पे है, पर ये ई एंड एफ जो है ना, ये ई है एंड एफ है, ये ऐसे इवेंट्स है जो सैम्पल स्पेस में से, सैम्पल स्पेस एक एक्सपेरिमेंट के, सैम्पल स्पेस क्या होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का? कि पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स को जब आप लिस्ट कर देते हो, मतलब आपने एक डाइस थ्रो किया, बहुत जनरली ये क्वेश्चन पूछते हैं मैथ्स में कि एक डाइस थ्रोन किया, डाइस में क्या कैसे होता है? ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं, 3, यहाँ पे 1 लिखा होगा, यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, 2 लिखा होगा, ऐसे डाइस पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो एक बार जब आप डाइस को रोल करोगे तो कोई भी नंबर आ सकता है। क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है। तो ये है सैम्पल स्पेस, दिस इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस, कि जो सारी के सारे पॉसिबल आउटकम्स को आपने लिस्ट कर दिया है। तो अब प्रोबेबिलिटी ये आने की आफ्टर इवेंट एफ हैज़ अकर्ड, आफ्टर कोई कंडीशन आपने लगा दी, फॉर एग्जांपल एफ बोल दिया आपने कि एफ है इवन नंबर्स, कि इवन नंबर्स आए। ठीक है, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी कि सैम्पल स्पेस में से ही वो आएगा, जो भी इवन नंबर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी ऑब्वियसली। ये तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सैम्पल स्पेस में से ही आएगा। बट यहाँ पे प्रूफ करने के लिए आप यहाँ पे ये प्रूफ कर सकते हो कि जब आप फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला, ई आफ्टर एफ हैज़ अकर्ड, तो एस आफ्टर एफ हैज़ अकर्ड, तो एस और एफ में जो कॉमन चीज़ है उसकी प्रोबेबिलिटी ओवर इस एफ की प्रोबेबिलिटी। तो अब एस सैम्पल स्पेस और एफ में, ये एफ तो हमने इसी में से निकाला है, ठीक है, इवन नंबर जो भी है, तो एस तो इसी में से निकाला है, तो सैम्पल स्पेस और एफ में तो ये एफ ही कॉमन होगा ना, इसमें और इसमें, ये जो चीज़ है ये तो एफ है। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है चीज़? यही तो कॉमन चीज़ है, एफ ही तो कॉमन चीज़ है। तो ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही, मतलब ये जो कॉमन चीज़ है वो एफ ही है, तो कैंसिल कर दोगे तो 1 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी 100%। तो सिमिलरली आप ये सब चीज़ें भी प्रूव कर सकते हो। अब मज़ेदार प्रॉपर्टी ये है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद भी करना है आपने। इसको मैं समझा देती हूँ ताकि आपको फीलिंग आ जाए कि ये चीज़ एक्चुअल में है क्या। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आफ्टर एफ हैज़ अकर्ड, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, ए या फिर बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है आफ्टर एफ हैज़ अकर्ड?
तो ये चीज़ है, ये फॉर्मूला है। इसको हम अपने उस वाले एग्जाम्पल से समझते जो बॉय गर्ल और क्विज वाला एग्जाम्पल किया था अभी अभी हमने। देखो अभी क्विज में कितनी सी बात हुई थी, क्विज में हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी। कहाँ पे क्या था क्विज वाला, देखो यहाँ पे क्या था ना हमने वो क्विज वाला, ये देखो ये क्या था हमने क्विज वाला कि हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी। इंटेलिजेंट कंडीशन दी हुई थी कि गर्ल होनी चाहिए और इंटेलिजेंट होनी चाहिए। अब हमने इसमें बोल दिया कि ओके हमें चलेगा कि इंटेलिजेंट हो या फिर लॉजिकल सोचने वाली हो, ठीक है, इंटेलिजेंट हो या फिर लॉजिकल थिंकर हो, ठीक है, लॉजिकल थिंकर हो, थिंकर आई यूनियन टी, मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप इंटेलिजेंट या फिर लॉजिकल थिंकर कोई भी दे दो हमें चलेगा, मतलब कोई भी चूज़ कर लो तो हमें चलेगा, हम फिर भी क्विज जीत जाएंगे, पॉसिबिलिटी हमारी हाई हो जाएगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक इंटेलिजेंट या फिर लॉजिकल थिंकर को चूज़ करो प्रोवाइडेड वो गर्ल हो। अब ये बात हो रही है, ये बात हो रही है। तो अब आपने क्या बोला कि ठीक है इसके लिए प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आप यहाँ देखो, ये देखो ये चीज़ ध्यान से समझना, यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ये देखो रुको कैसे दिखाऊं, हेलो। तो अब प्रोबेबिलिटी ए आफ्टर एफ हैज़ अकर्ड, इंटेलिजेंट हो और वो गर्ल हो, प्रोवाइडेड वो गर्ल हो, प्लस प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इंटेलिजेंट लॉजिकल थिंकर हो और वो गर्ल हो, ठीक है, माइनस अब ये जो माइनस है ना ये क्यों किया, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि चलो ठीक है दोनों की प्रोबेबिलिटीज हमने प्लस कर दी, पर अब ये माइनस का क्या क्या महत्व है इस माइनस का, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इंटेलिजेंट इंटरसेक्शन लॉजिकल थिंकर आफ्टर प्रोवाइडिंग द कंडीशन कि वो गर्ल हो, ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि हमने डबल काउंटिंग अवॉइड कर दी, हमने थोड़ा भी एरर का चांस, देखो कोई लड़की है 20 गर्ल्स इंटेलिजेंट है और 15 गर्ल्स आपकी लॉजिकल थिंकर है इस क्लास में, तो 20 + 15 तो कितने हो गए, 20 + 15 35 हो गए, पर गर्ल्स तो टोटल 30 है। इसका मतलब 5 ऐसी गर्ल्स है जो इंटेलिजेंट भी है और लॉजिकल थिंकर भी है। तो अब हमने ये वाली डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए कि हम इनको भी ना काउंट कर ले, तो ये हमने यहाँ पे माइनस कर दिया कि ये जो म्यूचुअल वाला केस है जो इंटेलिजेंट भी है और थिंकर भी है, ताकि हम 2 बार यहाँ पे भी कैलकुलेट ना कर दे, तो इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया, ये जो म्यूचुअल वाला केस है, समझ लो। यहाँ पे इंटेलिजेंट गर्ल्स हो गई, यहाँ पे जो लॉजिकल थिंकर है, ठीक है। तो अब जो म्यूचुअल आ रही है, जो दोनों के दोनों आ रही है म्यूचुअल, ताकि डबल काउंटिंग ना हो, तो ये हमने माइनस भी कर। जैसे आप सिंपली यहाँ पर देख लो कि इंटेलिजेंट गर्ल्स 20 थी और लॉजिकल थिंकिंग वाली रखने वाली गर्ल्स 15 थी, तो टोटल 35 हो गई। पर अभी यहाँ पे डबल काउंटिंग हो रही है, यहाँ पे कहीं पे हमने ज़्यादा गर्ल्स काउंट कर दिए क्योंकि गर्ल्स तो 30 है, तो हमने अब जो इंटेलिजेंट और लॉजिकल थिंकर वाली गर्ल्स है, जो दोनों को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, वो हमने जो कि 5 ऐसी लड़कियाँ वो हमने माइनस कर दिया इसमें से, ठीक है। तो 35 - 5 30 ऐसे आ गया। अभी आपको थोड़ा ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, पर ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल ये सब बातें ना सेंस बनाने लगेगी कि हाँ ये ऐसा ऐसा कुछ समझाया था। तो इसको क्वेश्चंस के टाइम पे भी और अच्छे से करेंगे, इसको एक बार लिख लो, लिख कर याद कर लो। नेक्स्ट चीज़ है ये चीज़, ये देखो, अब ये इसी में से डिराइव हुआ है, ए यूनियन बी आफ्टर एफ हैज़ अकर्ड। अब ये क्या बोल रहा है कि ए एंड बी अगर डिसजॉइंट इवेंट्स है, मतलब कि ए और बी का आपस में एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है,
ठीक है। डिसजॉइंट का मतलब ए और बी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे इंटेलिजेंट और लॉजिकल थिंकर गर्ल्स कोई भी ऐसी नहीं है, म्यूचुअल नहीं है। क्या ओके, तो इसका मतलब क्या आ गया कि ये चीज़ ज़ीरो है। ठीक है, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी तो ये चीज़ ज़ीरो होगी, तो फॉर्मूला बस इतना सा रह जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात थी। थर्ड प्रॉपर्टी नॉट ई आफ्टर एफ हैज़ अकर्ड। ठीक है, कि ई इवेंट ना हो आफ्टर एफ हैज़ अकर्ड, तो 1 माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी माइनस कि क्या चांसेस है कि ई हो गया है। समझ रहे हो आप? जैसे सिंपल प्रोबेबिलिटी में भी होता है कि आपको एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी दे दी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है 0.5, तो अब या फिर 0.2 बोल दो, तो प्रोबेबिलिटी नॉट ई होने की कि ई ना हो। ठीक है, ई के अलावा कुछ भी हो पर ई ना हो, क्या है 1 टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि 1 होती है, 1 माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि 1 माइनस 0.2। ये चीज़ सेम यही सिचुएशन है यहाँ पे, ये सिचुएशन है सेम यहाँ पे देखो। ओके, और एक और चीज़ हमेशा याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ज़ीरो से, ये एमसीक्यूज़ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या फिर ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स कैसे भी पढ़ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0। ठीक है, 1 का मतलब 100% चांस है किसी चीज़ के होने के, 0 का मतलब 0% चांस है। ठीक है, बाकी सारे नंबर्स तो 0.50 है तो मतलब 50% चांस है, 0.25 है मतलब 25% चांस है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये अच्छे से याद होना ही होना चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, आई नो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम बट चलो आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दिया हुआ है ई और एफ की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, पी ई आफ्टर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आफ्टर एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आफ्टर एफ। तो ये फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखो, और ये दिख रहा है आपको, अब दिख रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ में क्या चीज़ कॉमन है, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये निकाल दो। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर, तो 0.2 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना दिया हुआ है 0.3, यानी कि 2/3 आ गया इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। देन प्रोबेबिलिटी पूछी है एफ आफ्टर ई हैज़ अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ये चीज़, यहाँ देखो ये वाली, ये जो सेकेंड चीज़ है ना ये लिखनी है आपने यहाँ पे। ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि जैसे एफ ओवर, वैसे ये ओवर होता नहीं है, ये होता है प्रोवाइडेड या गिवन दैट। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट या फिर गिवन दैट ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो ये ओवर से याद रख सकते हो कि ओवर में आपको यही वाली प्रोबेबिलिटी लिखनी है जो यहाँ पे दी है। यहाँ पे एफ लिखा ना, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे ई लिखना है। इंटरसेक्शन का कोई वो नहीं होता क्योंकि एफ और ई में जो कॉमन है वो ई और एफ में भी वही कॉमन है, वही बात है। ठीक है, सेम ही बात है। तो एफ इंटरसेक्शन ई का मतलब ई इंटरसेक्शन एफ कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आ गया 0.2 और ई की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो 2/6 यानी कि 1/3, ये आ गया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर इवेंट बी हैज़ अकर्ड इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है। तो अब प्रोबेबिलिटी ए आफ्टर बी हैज़ अकर्ड क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर, कि इन दोनों में म्यूचुअल क्या चीज़ है, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आ गया 0.32
ओवर, ये है ना इंटरसेक्शन वाला जो दिया हुआ है यहाँ पे, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.5, यानी कि 32 ओवर 2 पॉइंट के बाद 2 है तो ओवर 100 आ जाएगा, एंड 5 ओवर यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है तो 10, तो ये आ जाएगा ये। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो। तो ये सॉल्व करके, या फिर आप डायरेक्टली अपना थोड़ा सा और दिमाग लगाओ कि 0 से 0 ना कट करके अगर आप ऐसे कर दो 5 to 10 होता है, तो यहाँ पे ये 100 है ना, ये 100 है, तो 2 to 4 2 3 6 ओवर 100, तो 0.64, ये इजीली आ गया। ज़्यादा आपको कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए हैज़ अकर्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है, मतलब कि ए और बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला जो फॉर्मूला है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको पता है कि ये चीज़ क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, बी। तो यही चीज़ तो पूछिए, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, ये चीज़ दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी हैज़ अकर्ड। तो इसमें जब आप वैल्यूज़ पुट करोगे यहाँ पे, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी कितना है, ए आफ्टर बी या फिर बी आफ्टर ए दिया हुआ था यहाँ पे, ओहो हो, हम तो फंस गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए गिवन है, बी आफ्टर ए, जो चीज़ हमें इंफॉर्मेशन गिवन हो उसका यूज़ करके हमें कंक्लूजन तक पहुंचना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दूसरी तरफ चली जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखो या फिर ए इंटरसेक्शन बी, बात एक ही है। हमें ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ये निकालो, तो हमने इसको ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, अब तो वैल्यू पुट करनी है, बी आफ्टर ए 0.4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये चीज़ आ गई 8 इंटू 4, यहाँ देखो 8 इंटू 4 हो गया, वैसे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, 8 इंटू 4 ओवर 10 इंटू 10, लेकिन आप डायरेक्टली भी करोगे ना ऐसे 32, और दो दो इसके बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 0.32, ये डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो इससे भी आपका कैलकुलेशन का टाइम बच गया। 0.32 सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और देखा पॉइंट 2 डिजिट्स के पहले। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी हैज़ अकर्ड, तो ये तो अब इजीली निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी अभी अभी निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है दिया हुआ 0.5, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो, 0.32 यानी कि ऐसे 32 लिख सकते हो ओवर 100, और 0.5 को आप 5 ओवर 10 लिख सकते हो क्योंकि एक है, 2 है पॉइंट के बाद तो 2 0, तो ये 2, ये आ गया 2 2 4 2 3 64 ओवर 100, 0.64 आ गया इसका आंसर। नाउ थर्ड वन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ओके अब ये ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला भी कैसा होता है, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और डबल काउंटिंग आपने माइनस कर देनी है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5। ये सारी की सारी चीज़ें मैं पुट कर देती हूँ। और ये ए इंटरसेक्शन भी अभी अभी निकाली थी 0.32। तो ये चीज़ प्लस करके आ गई 0.8 प्लस 0.5, ये प्लस करके आपका कितना आ गया 1.3। अब 1.3 में से माइनस करना है 0.32, तो ये आ गया 10 - 2 8, ये बन गया 2 2 12 12 - 3 9.0 0.98 आ गया आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इवेल्युएट ए यूनियन बी इफ ए यूनियन बी, यहाँ देखो, रुको, ये देखो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बोला है, इंटरसेक्शन नहीं बोला है, ये ध्यान रखना अपने माइंड में। इफ ये चीज़ कंडीशन दी हुई है एंड ए आफ्टर बी हैज़ अकर्ड, ये भी दिया हुआ है। ओके, तो हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जो फॉर्मूले हमें पता है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है कुछ, और इसके लिए कुछ फॉर्मूला पता है। पहले क्योंकि ये चीज़ इवेल्युएट करनी है ना, तो ये मैं पहले लिख ही देती हूँ ताकि हमारे माइंड में क्लैरिटी रहे कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं पता है। अब ये देखो, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस डबल काउंटिंग भी तो अवॉइड करनी है कि हम एक चीज़ को दो बार ना कंसीडर कर ले। तो ये अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हमें पता है? हाँ, यहाँ से दिख ही रही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है। यहाँ से आप देख पा रहे हो ना, 2 दूसरी तरफ चले जाएगा तो 5/13 × 2, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सीधी सीधी डायरेक्ट 5/13 है, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने की ज़रूरत है अभी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी हैज़ अकर्ड, इस वाले फॉर्मूले में यूज़ होता है ना ये, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से ये जो चीज़ है ये यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे इस फॉर्मूले से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी हैज़ अकर्ड, ए इंटरसेक्शन बी ओवर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आ जाएगा, ये क्या है, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? बी की प्रोबेबिलिटी है 5/13, 5/13। तो ये क्या चीज़ आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5/13, यहाँ पे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 5/13 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी हैज़ अकर्ड, ये भी पुट कर देते हैं वैल्यू, ये दी हुई तो है, कितनी है 2/5, यानी कि 2/13 आ गई है। अब ये आंसर नहीं आया अभी, ये हमने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ निकाले जो यहाँ पे पुट कर पाए हम। तो फ्रॉम 1 and 2 बोल देते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अब ये हम लिख सकते हैं ना, ए यूनियन बी क्या होता है? अगेन मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस जो डबल काउंटिंग के चांसेस है वो भी हमने, मतलब जो मिस्टेक्स करने के चांसेस है वो भी अवॉइड कर दिए इंटरसेक्शन वाली चीज़ को लेकर के। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, यहाँ पे दिख रही है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये देखो, ये इक्वल टू है, इक्वल टू लिखा है यहाँ पे, इक्वल टू लिखा है, मतलब कि ये चीज़ इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है। तो ये चीज़ हमें तो इससे मतलब है ना, तो इसके इक्वल लिखते हैं 5/13। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिख रहा है 5/2, दूसरी तरफ जाएगा तो 13 × 2, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी, तो 2/13। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ गया 26, 5 प्लस 13 × 2 26 हुआ, 2 5 10 माइनस 13 2 26, 2 × 2 4,
तो ये आ गया 15 माइनस 4 11/26। ये चीज़ आ गया आंसर। तो एक बार ओवरव्यू देख लो, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। जो चीज़ फाइंड आउट करने को बोली थी उसका फॉर्मूला हमने पहले लिख करके, ये रफ में भी लिख सकते हो आप, पहले लिख करके हमने देख लिया कि किस चीज़ की एक्चुअल में ज़रूरत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन था, बी भी यहाँ पर है दिया हुआ, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं था गिवन। तो ये हमने इस कंडीशन का यूज़ करके इसका फॉर्मूला भी हमें पता है ना, यहाँ से हमने ये चीज़ निकाल ली, फाइंड आउट कर ली सिंपली इसको सॉल्व करके। ठीक है, मतलब जब वैल्यूज़ डालोगे तो अपने आप इसी की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये हमने फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर दी सारी वैल्यूज़ और सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, ए यूनियन बी गिवन है, फाइंड करना है नंबर 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो अब ये किस किस फॉर्मूले में आ रहा है, दो फॉर्मूले में आ रहा है, एक यूनियन वाले फॉर्मूले में भी आता है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला तो हमें इंफॉर्मेशन मिली हुई नहीं है यहाँ पे, मतलब कि हमें यूनियन वाली चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यूनियन वाली चीज़ जो है उससे हमें निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे आ गई ये चीज़। अगर हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करते, आप समझ रहे हो बात, अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें ये चीज़ थोड़ी ना पता है, ये चीज़ तो हमें पता है पर ये अभी हमें यहाँ पे पता नहीं है, हमने निकाली नहीं है ये चीज़, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। ये दिमाग में स्मार्टनेस होनी चाहिए हमारे पास कि हमने कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर हमें आंसर तक कौन सा फॉर्मूला पहुंचा रहा है अभी। ओके, तो अब यहाँ पे आप इसको इस साइड ले आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ प्लस की हो गई, ब्रैकेट इक्वल टू के इस साइड ले आए, इसको दूसरी साइड ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा ये, तो ये वाली चीज़ दूसरी तरफ ले गए, एक ही स्टेप में कर दिया मैंने ये काम, यही तो फाइंड आउट करना था। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 6/11 प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस ए यूनियन बी 7/11। अब 11 एलसीएम है, 6 + 5 - 7, तो कर दो इसको कैलकुलेट, 6 + 5 हुआ 11, 11 - 7 4/11 आ गया आंसर। अब सेकेंड पार्ट क्या पूछता है, ए आफ्टर बी हैज़ अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर बी हैज़ अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू, ये चीज़ अभी अभी निकाली 4/11 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है, प्रोबेबिलिटी बी की 5/11, 5/11, तो ये 11 से 11 कैंसिल, बच गया 4/5, आ गया आंसर। थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आफ्टर ए हैज़ अकर्ड, बी आफ्टर ए हैज़ अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, अब बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात होती है, इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। तो ये ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए यहाँ पे लिख देती हूँ, ये चीज़ इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये अभी अभी निकाली थी 4/11 और प्रोबेबिलिटी ए की कितनी है गिवन 6/। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट की वीडियो में हम बाकी सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना।